हेलो गाइज, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग एसएससी के जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन तैयार हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि मताधिकार यानी कि फ्रेंचाइजिंग क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप है। आपको बता दें फ्रेंचाइजिंग होता क्या है। फ्रेंचाइजिंग सिंबल एक पट्टे जिसे होता है लीजिंग, उसी की तरह होता है, ठीक है, जिसमें एक कंपनी अपने जो ब्रांड होती है और उसका जो ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, किसी भी फर्म को उपयोग करने के लिए एक निश्चित समय के लिए अनुमति देता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250 और ये आर्टिकल, ठीक है, 80 के अंतर आता है, 80 है ना। तो आर्टिकल 80 में ये डिफाइन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 250। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको संबोधित करना होगा। सी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका ऑप्शन सही है उपराष्ट्रपति को। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान के पूरे पाठांतर को बजाने यानी गाने में लगने वाला समय सेकंडों में कितना है। तो आपको सबको पता है, ठीक है ना, कि इसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी। ठीक है ना, तो जहांगीर की कब्र जो बनाई गई थी, इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका लाहौर में। ओके, जहांगीर की जो कब्र बनाई गई थी और लाहौर में कहाँ पे बनाई गई थी, तो शाहदारा बाग में। ओके, जहांगीर का एक बात और बता दें कि जो है यहाँ पे आसिफ खां के मकबरा भी है, इसलिए फेमस है कि यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में इसका नाम शामिल है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहाँ का मूल आरंभिक नाम क्या था। तो नूरजहाँ का आरंभिक नाम था मेहरुन्निसा। ओके, ठीक है, बाद में तब इसका शादी हो गया जहांगीर से, तो इसका नाम हो गया नूरजहाँ। आपको बता दें कि जो जहांगीर था उसका शासनकाल कभी कभी पेपर में आता है, तो ये भी याद रखिए 1605 से, ठीक है, 1627 तक, ठीक है ना, ये इसका जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है ना, रूलिंग पीरियड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उपादान कीमत निर्धारण अध्ययन को वैकल्पिक रूप से क्या कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको वैकल्पिक रूप से कार्य मूलक वितरण, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, कार्य मूलक वितरण, उपादान कीमत निर्धारण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो कार्य मूलक वितरण को। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1988 में, ठीक है, 1988 में। एक बात और बता दें कि सेबी को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है ना, वो 92 में दिया गया था। ठीक है ना, तो इससे भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और बता दें सेबी का जो मुख्यालय है, ठीक है ना, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि उपभोक्ता के व्यय करने के नमूने। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि योजना बीमा जो प्रारंभ की गई थी 1999 में प्रारंभ की गई थी। इसका मकसद ये था, ठीक है, कि जो किसानों में के जो फसल होते हैं, ठीक है, उसका कोई भी नुकसान होता है, जैसे कि बाढ़ आ जाए या फिर कीटों द्वारा नुकसान हो जाए, तो उसका इंश्योरेंस कराने के लिए ये स्थापना किया गया था। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होगी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सही है ए, ठीक है, यानी कि डी अधिकार। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो काम करता है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ठीक है ना, तो अभी भी ये ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। ठीक है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत को दो सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी कटिबंध इको जोन है। ठीक है ना, तो इको जोन जो भारत का सबसे ज़्यादा है वो हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट है। ठीक है ना, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा सी। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? ठीक है ना, तो स्वतंत्रता के समय भारत में निर्वाह टाइप की खेती की जाती थी, यानी इसका सही ऑप्शन होगा ए। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस स्पीसीज यानी जाति को क्या कहते हैं जिसका संबंध वितरण होता है? ठीक है ना, तो उसका जो होता है उसका सही ऑप्शन होगा स्थानिक, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, स्थानिक। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2,4 किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो 2,4 जो प्रयुक्त किया जाता है वो एक वीडीसाइड यानी कि खरपतवार नाशी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, खरपतवार नाशी। ठीक है, इसको वीडीसाइड इंग्लिश में कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, और इसका जो 2,4 जो इसका नाम होता है उसका सही नाम होता है 2,4 का डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका जो बड़े पैमाने पर खरपतवार नाटी वीडीसाइड, जैसे बड़े पत्तों, डाइकोट मतलब होता है बड़े पत्तों वाली फसलें। ठीक है, डाइकोट है ना, याद रखिए। तो डाइकोट जो होता है बड़े पत्ते वाले फसलें जो होती हैं उसमें ये खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिडाल टेस्ट। ठीक है, बिडाल टेस्ट किसके निदान के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट जो किया जाता है इसका उपयोग ये होता है टाइफाइड। ठीक है ना, बहुत पेपर में आता है टाइफाइड यानी कि आंत्र ज्वर के लिए ये उपयोग किया जाता है बिडाल टेस्ट। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार की समाप्ति की गई? ठीक है ना, तो किसके द्वारा किया गया था ये? 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम। ठीक है ना, 1813 का चार्टर एक्ट था। ठीक है ना, इसी के द्वारा ये किया गया था। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे के संबंधित है? ठीक है ना, तो मनुष्यों के अधिकारों की जो घोषणा पत्र है, ठीक है ना, ये संबंधित है आपका फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है ये बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बिल्कुल याद ही होना चाहिए। ठीक है ना, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, और एक बात तो अभी पूछा जाता है कभी कभी पेपर में कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 में हुआ था। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई साम्राज्यिक अधिमान्यताओं की नीति को यह भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो साम्राज्यिक अधिमान्यताओं की जो नीति को कहा जाता था, ठीक है ना, उसे हम कहते थे ओटावा समझौता, है ना, ओटावा समझौता, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। ओके, ओटावा समझौता। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है, जो सरफेस उसका है वो सबसे ज़्यादा उसका टेम्परेचर है, तो उसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है ये सही, यानी कि वीनस। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप को बढ़ने को इन्वर्जन यानी कि तापो उत्क्रमण कहा जाता है, इसका ऑप्शन सही होगा बी। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, तापोत्क्रमण क्या होता है? फिर आपको बता दें कि तापोत्क्रमण जो होता है, ठीक है, इसमें एक लेयर होती है, ठंडी लेयर होती है हवा की, ठीक है ना, उस पर एक गर्म लेयर यानी कि हॉट, ठीक है, हॉट एयर जो है इस पर पूरे तरीके से क्या आ जाता है, लेयर बना लेता है ना, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। इसका कारण क्या, इससे ये होता है कि जो होती है बारिश होती है, ठीक है ना, और बादल जो बनते हैं, क्लाउड होता है, वो इससे बनता है पूरा, है ना, तो ये इन्वर्जन होता है, इसे इन्वर्जन कहते हैं। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक में, चार ऑप्शन दिया गया है कि एक चालक में, एक कंडक्टर में क्या है, तो एक चालक में जो होता है ना, इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, मतलब
संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डी। ओके, इसको याद रखिएगा। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन सा परिवर्तित करता है, तो ये असेंबलर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर के लिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर होता है? ठीक है ना, तो सबको पता होना चाहिए ये चीज़, 1024 यानी 1024। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनों की हानि उठाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है? ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की हानि की जो प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा दर्शाता है वो इसका सही ऑप्शन होगा लिथियम बी। ठीक है ना, और आपको बता दें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, ठीक है ना, लिथियम जो होता है ये ऐसा एलिमेंट है, सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का एलिमेंट है। ये भी पेपर में आता रहता है। ठीक है, तो पेपर में ये भी पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का, ठीक है, धातु यानी कि मेटल कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा लिथियम। फिर आते हैं नेक्स्ट, चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष क्या होता है? ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा Zn3P2 यानी कि जिंक फास्फाइड। चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक दवा होती है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, प्रति अम्ल एंटीसेप्टिकों गोलियों में यह समाविष्ट होता है। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में, धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी अवायवीय श्वसन के परिणाम के रूप में पेशियों में, ठीक है, क्या संचित हो जाता है जिसके कारण पेशी थकान हो जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ठीक है ना, तो पेशियाँ किसकी वजह से थकान में आ जाती हैं, तो उसका सही ऑप्शन होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है आपके बॉडी में जम जाता है, जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस होने लगती है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? तो थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन ये थैलेसीमिया का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन डी सही होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, किसी जलाशय का सुपोषण किसकी समृद्धि करता है? किसी जलाशय का सुपोषण किसकी समृद्धि करता है? तो भाई जलाशय का जो समृद्धि करता है वो करता है जैव पदार्थ और जैविक ऑक्सीजन की मांग, यानी कि इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। जैव पदार्थ उत्पादन और जैविक ऑक्सीजन मांग, ये जो है जलाशय का सुपोषण की समृद्धि करता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जड़त्व यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक है, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। और घूर्णन अक्ष जो रोटेशन एक्सिस होती है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का जो रूप होता है, द्रव्यमान का जो वितरण होता है, ये सब पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ठीक है ना, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए था? ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, कहाँ पे लगाना चाहिए था उन्होंने पूछा है, तो इसमें हमें लगता है कब्जों के पास, मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने, बीच में, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है सही, तो इसमें से कोई नहीं है। वैसे आपको बता दें कि दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए, तो उसका जो हैंडल होता है दूर लगाना जाना चाहिए। ठीक है ना, मध्य बिंदु से दूर नहीं, दूर लगाना चाहिए, दो गुना दूर। ठीक है ना, ताकि उसको दोगुने फोर्स से खोला जा सकता हो। ठीक है ना, ये आप याद रखिए, दोगुने फोर्स से खोलने के लिए उसे क्या होना चाहिए, दोगुनी दूरी पर लगाया जाना चाहिए। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियनों को किन उपकरणों का मिश्र माना जाता है? ठीक है ना, तो न्यूक्लियन जो होते हैं किनका माना जाता है मिश्र, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी यानी कि क्वार्क। ठीक है, क्वार्क का ये मिश्रण माना जाता है।
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा प्रारंभ की गई सामान्य करेंसी मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही फेमस था उस टाइप के समय का क्वेश्चन। इसका नाम है यूरो, ठीक है, यूरोपीय संघ द्वारा प्रारंभ की गई करेंसी था ये, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो सबको पता होना चाहिए, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत में 28 फरवरी को जो है, ठीक है, रमन इफेक्ट जो है, रमन का क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञान चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपना प्रभाव, ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज किया था। रमन इफेक्ट कहते हैं इसको, रमन, आपको बता दें, रमन इफेक्ट जो है इसका खोज, ठीक है ना, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने किया था, ठीक है ना, 28 फरवरी 1928 को, ठीक है। इसके लिए 1930 में, है ना, 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, है ना, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 में, ठीक है, नोबेल प्राइज़ दिया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन को, और 1928 में उन्होंने इसका रमन प्रभाव की खोज किया था, और इसीलिए 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित रखती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सवाल है। रेड डाटा बुक जो होती है ऐसे जानवरों, ऐसे पादप से संबंधित होता है जो एक्सटिंक्ट होते हैं, जो, ठीक है, डेंजरस होते हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे होते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है। तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, ओके। और पेपर में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है ना, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब किया गया था, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप 1961 में जो होता है ना, 1961 1961 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, है ना। 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार आता रहता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई, ठीक है ना। तो रेडियोधर्मी की जो खोज की गई थी, रेडियो मटेरियल की, उसने खोज किया था ये मैडम क्यूरी ने, ठीक है ना, मैडम क्यूरी ने, ठीक है, इसका खोज किया था। और बहुत ही पेपर में बार बार आता है, ठीक है। मैडम क्यूरी और पेरे क्यूरी दोनों लोग थे, ठीक है। और एक बात और बता दें, 1898 में इसका जो स्थापना इन्होंने को इसकी खोज किया था, मैडम क्यूरी और पेरे क्यूरी ने दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है ना। ये भी आता है पेपर में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किससे संबंधित है। तो भाई सबको पता है गोल्डन ग्लोब जो पुरस्कार है, ठीक है ना, ये अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना। किसके क्षेत्र में, ठीक है, ये दिया जाता है आपके फिल्म के क्षेत्र में, ये अमेरिका द्वारा दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है। तो उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है आपको सबको पता है, ठीक है ना। 93 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादक थे, ठीक है ना, इनका शहनाई से बहुत बड़ा संपर्क रहा है, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप ग्रह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो भाई बताइए इसका ग्रीन हाउस गैस नहीं है O2, यानी कि, ठीक है, O2 ऑक्सीजन जो है वो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, O3 है यानी कि ओजोन है, जल वाष्प यानी कि H2O है। और आपको बता दें कि कौन कौन से होते हैं ग्रीन हाउस गैस, CH4 होता है यानी कि मीथेन होता है, ठीक है ना, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और याद रखिए N2O है ना, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी एक, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। और CFC, ठीक है ना, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये भी जो है एक टाइप का, ठीक है, क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस है। तो इन सारे ग्रीन हाउस गैसेस के नाम आपको याद होना चाहिए, बार बार पेपर में आते रहते हैं ये, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय तकशई चकत्ते किसके कारण पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो किसके कारण प्रकट होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी, यानी कि SO2, ठीक है ना। SO2 ये होता है इसी की वजह से, जो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से
है ना, पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाभिकीय न्यूक्लिय अवपात में क्या समाविष्ट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिय में क्या समाविष्ट होता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो न्यूक्लिय अवपात होते हैं इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, अल्फा कण और बीटा कण दोनों होती हैं। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा, अल्फ़ा एंड बीटा कण। वैसे तीनों होते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, लेकिन 2 ही ऑप्शन दिया है तो अल्फ़ा एंड बीटा होगा। ठीक है, दोनों। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अलावड़ यानी ताज़े पानी, अलावड़ मतलब होता है ताज़े पानी, जल का स्रोत, संसाधन नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें सही ऑप्शन होगा, ठीक है, यमुना नदी। यमुना नदी नहीं है और ये तीनों हैं। ठीक है, चिल्का भी है, गंगा है और जयसमंद है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संघ मंत्रिमंडल का गृह मंत्री कौन है। ठीक है ना, तो अभी तो इस समय अगर बात किया जाए तो इस समय तो गृह मंत्री जो है अमित शाह हो गए। ठीक है ना, अमित शाह हैं, लेकिन जब उस समय क्वेश्चन हुआ करता था तो राजनाथ सिंह थे। ठीक है ना, तो ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। अब आते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप करंट अफेयर पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से 14वें भारत का प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है ना, तो आपको बता दें कि उस समय जो था वो थे मनमोहन सिंह। ठीक है ना, कौन थे वो, मनमोहन सिंह। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन उस समय का था, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। तो विश्व में भारत की सांस्कृतिक राजधानी जो है कोलकाता है। कोलकाता को सांस्कृतिक यानी कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। ठीक है ना, ये पूरे याद रखिए। और मदुराई को कहा जाता है, ठीक, एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है मदुराई को। और मुंबई को आपको पता है, मुंबई को जो है बहुत नामों से जाना जाता है। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। ठीक है, आइलैंड 7 आइलैंड्स, कैपिटल ऑफ 7 आइलैंड भी कहा जाता है मुंबई को। एंड ड्रीम सिटी भी कहा जाता है मुंबई को। ठीक है ना, मुंबई को ड्रीम सिटी भी कहा जाता है। हॉलीवुड ऑफ, ठीक है, हॉलीवुड ऑफ, ठीक है, इंडिया भी कहा जाता है इसको, मुंबई को। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिए। और त्रिवेंद्रम को कहा जाता है, ठीक, एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। एवरग्रीन, हमेशा हरा रहने वाला सिटी भारत का। ठीक है गाइस, तो गाइस बस ये वीडियो बस यहीं तक। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले। ठीक है, सबसे पहले मिले। तो गाइस फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।